डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस पेपर को जो ओरल पेपर है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आप 100 नंबर पूरा कैसे आपको सॉल्व करना कैसे मिलेगा, आपको कितना सॉल्व करने पर, इसको आप जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पेपर इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको दिया है अनुक्रमांक, यानी यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। हमारा देखिए समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का, और जो समाजशास्त्र होता है, सोशियोलॉजी होता है, इसका पूर्णांक होता है 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर रहता है। तो देखिए हमें नोट में क्या दिया है, पहले हम नोट को पढ़ेंगे। नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, निर्देश। पहला निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए हैं, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने उसका अंक निर्धारित किया गया है, दिया गया है। देखिए दूसरा नंबर क्या दे रहा है निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अतिलघुत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है, जिनका जिनका उत्तर आपको 50 शब्द में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग से 150 शब्द में देना है। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, कह रहा है कि संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं निम्नीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया। जो संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं निम्नीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था। तो ए ऑप्शन है हमारा के एम कवाड़िया, बी ऑप्शन है इरावती कार्बे करबे, सी ऑप्शन है जी एस घुरिये, और डी ऑप्शन है एम एस गोरे। तो देखिए संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन जो किया था वो एम एस गोरे ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इस प्रकार से आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना है। कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी। तो ए ऑप्शन है डी एन मजूमदार, और बी ऑप्शन है आर के मुखर्जी ने, सी ऑप्शन है सोरोकिन ने, और डी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवासन ने। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम एन श्रीनिवासन। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी एम एन श्रीनिवासन ने। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ। जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसका प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है 1992 से 93 में, बी ऑप्शन है 1995 से 95 या फिर 96 तक, सी ऑप्शन 1996 से 1997 तक, और डी ऑप्शन है 1995 और 96 में। तो देखिए जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 1992 में, 24 अप्रैल 1992 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। 1992 कब हुआ था, 24 अप्रैल 1992 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है एकरूपता, सी ऑप्शन है गतिशीलता, और डी ऑप्शन है प्राथमिक संबंध। तो देखिए इनमें जो ग्रामीण की विशेषता नहीं है, ग्रामीण यानी गांव के समाज की विशेषता नहीं है, वो क्या है, वो है गतिशीलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, गतिशीलता। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारक क्या है।
जो भारत है, भारत में निर्धनता यानी गरीबी का प्रमुख कारक क्या है? तो ए ऑप्शन है विकसित कृषि, बी ऑप्शन है विकसित उद्योग, सी ऑप्शन है विकसित व्यापार और डी ऑप्शन है रोज परक शिक्षा का अभाव। तो देखिए यहाँ पे जो रोज परक शिक्षा का अभाव है वो है भारत में गरीबी का प्रमुख कारक, निर्धनता का कारक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भारत में वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है अहमदाबाद, डी ऑप्शन है जयपुर। तो देखिए भारत में वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मुंबई पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि लोकप्रिय चैनल विविध भारती को आकाशवाणी में कब शामिल किया गया? तो ए ऑप्शन है 1951 में, बी ऑप्शन है 1954 में, सी ऑप्शन है 1957 में और डी ऑप्शन है 1962 में। तो देखिए क्या है, जो लोकप्रिय चैनल विविध भारती को आकाशवाणी में जो शामिल किया गया था तो वो 1957 ईस्वी में किया गया था। 3 अक्टूबर 1957 ईस्वी में किया गया था। कब? 3 अक्टूबर 1957 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है? तो ए ऑप्शन है पूंजीपत, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है श्रमिक संघ और डी ऑप्शन है युवा वर्ग। तो देखिए जो हरिजन है एक जाति है और पूंजीपत जो है एक उद्योग है, श्रमिक संघ जो है एक संघ है और जो युवा है ये एक वर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, युवा, युवा वर्ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए ऑप्शन है बैक्स वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और फिर सी ऑप्शन है एडम स्मिथ और डी ऑप्शन है माल्थस। तो देखिए द द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखे थे किसने? एडम स्मिथ ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है 17, अनुच्छेद नंबर 17, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 18, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 23। तो देखिए जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे अनुच्छेद 17 पर। अब आगे देखिए आगे हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या हमारा 11 नंबर क्या कह रहा है कि यह हर प्रश्न आपका 3-3 नंबर का है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहा है या बना रहता है। तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास और विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। तो ये हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। तो आपको इसको इस प्रकार से लिखना है। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इतना लिखना है, तब आपको 3 नंबर फुल पाएंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए कह रहा है कि क्षेत्रवाद की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। तो उत्तर देखिए क्षेत्रवाद की 2 समस्याएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 देखिए बार बार नए राज्यों के गठन से देश की एक रूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तक गठित नए राज्यों में से एक भी ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो। दूसरा देखिए क्या है, क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह अर्थात कि नेता, उद्योगपति तथा राजनीतिक अपने अपने क्षेत्रीय विकास को ही प्राथमिकता देते नजर आते हैं। यानी अपने क्षेत्र को ही क्या करते हैं वो लोग, जैसे कोई नेता है तो अपने क्षेत्र को ज़्यादा विकास करेगा, जिस क्षेत्र का वो है उसी क्षेत्र को ज़्यादा विकास करेगा, जिस क्षेत्र में नहीं है उस क्षेत्र का विकास नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए प्रधानी है, प्रधान के चुनाव में होता है तो 5 गांव का एक ग्राम सभा होता है, तो जिस गांव का प्रधान अपने गांव का विकास करता है बाकी 4 गांव को वैसे रहने देता है। तो यही है क्षेत्रवाद।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है, कह रहा है कि ब्रितानी उपनिवेशवाद किस व्यवस्था पर आधारित है। तो उत्तर देखिए, ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए, जिनसे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी नियमों में परिवर्तन, परिणाम स्वरूप जंगल से भेड़ बकरियों, गाय भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना दुर्लभ हो गया। ये था ब्रितानी उपनिवेश की व्यवस्था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए कह रहा है कि आधुनिकीकरण जो है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिए आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, इसमें नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। दूसरा है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। तीसरा है, इससे आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कह रहा है कि समाज में कानून की क्या भूमिका है। तो उत्तर देखिए, कानून प्रणाली समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। कानून के अनुपालन का समाज के अन्य क्षेत्रों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य चेतावनी सहित कई उपायों का उपयोग किया गया है। धूम्रपान को यानी जो नशे की चीजें हैं, जैसे कि बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इसको नियंत्रण करने के लिए, कम करने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखिए कह रहा है कि नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए, नगरीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम, यानी गांव को शहरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। इसमें क्या होता है, लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। दूसरा है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं, जिससे शहर का विकास, प्रसार और वृद्धि होता है। तीसरा है, नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार शहरों से गांवों की ओर होता है। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता या फिर नगरवाद कहते हैं। यानी नगरीकरण क्या है, जो गांव को छोड़कर लोग शहर में बसते हैं, वही नगरीकरण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है क्या। देखिए कह रहा है कि औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं। उत्तर, औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, यह मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। दूसरा है, इसके कारण पर व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तीसरा है, यह प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए कह रहा है कि उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, उदारीकरण की 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए, उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया तथा आज भारत आर्थिक संकट से उभरकर विश्व अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हुआ। विभिन्न मंचों पर सम्मानजनक स्थान प्राप्त मिल चुका है, किसको, भारत को, इसके लिए। तीसरा है, उदारीकरण के कारण परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो रहे हैं। इससे अनेक लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ये हो गए 3 क्या है, उदारीकरण के ये हो गए 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देखिए कह रहा नातेदारी की प्रमुख प्रकार लिखिए। तो देखिए उत्तर, नातेदारी का आधार संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया है। नातेदारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है समरक्तीय नातेदारी, दूसरा होता है व्यवहारिक नातेदारी। तो देखिए समरक्तीय नातेदारी क्या है। देखिए रक्त संबंधों का व्यक्त करने के लिए समरक्तता का प्रयोग किया जाता है। वह संबंध जो रक्त पर आधारित होते हैं, जैसे कि लोग कहते नहीं कि इनका मुझसे खून का रिश्ता है, तो वही एक खून का रिश्ता वाला जो है वही समरक्तीय नातेदारी है। देखिए समरक्तीय नातेदारी कहलाता है क्या, जिससे खून का रिश्ता होता है। माता पिता व बच्चों के बीच सहोदरों का संबंध समरक्तीय संबंध है।
भाई बहन, चाचा ताऊ, भतीजा आदि क्या है, समरक्तीय संबंध है, क्योंकि लोग एक ही जैसे कि आपके दादाजी हैं, आपके चाचा, आपके पिता, आप और आपके चाचे का लड़का, आप जो हैं सब एक ही आदमी से तो बने हैं, एक ही आदमी से तो सबका जड़ एक ही, तो आपके दादाजी ही तो हैं, तो क्या है, सभी एक ही खून के हैं, ये कह सकते हैं। तो ये समरक्तीय नातेदारी। अब देखिए वैवाहिक नातेदारी, देखिए जो विवाह के द्वारा संबंध में जुड़ते हैं। देखिए विवाह के बंधन पर आधारित संबंधों को वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। विवाह से केवल वर या वधु के संबंध नहीं होते, अपितु वर या कन्या के परिवार के अन्य सदस्यों से भी संबंध स्थापित होता है, जैसे कि बहनोई, जीजा, साढ़ू, देवरानी, जेठानी आदि। यह है वैवाहिक नातेदारी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 की कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे, समझाइए। तो उत्तर देखिए, आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। मार्क्स ने पूंजीवाद को क्या किया, पूर्ण उत्पादन या बाजार के अन्न उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा, जो कि श्रमिक की मजदूरी पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। हर उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से बनती है। ये होता है कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवादी आलोचक थे। इस प्रकार से क्या थे, वो आलोचक थे पूंजीवादी। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 21 हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया, इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन थे। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, तो इसका उत्तर आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा 150 शब्दों में। तो देखिए राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सन 1938 ईस्वी में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक के डी शाह थे। इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। समिति के विचाराधीन क्षेत्र निम्नलिखित थे। देखिए कौन कौन थे। नंबर 1 है क्या, कृषि और उत्पादन के क्षेत्र, अन्य प्राथमिक साधन। कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक जो साधन है, जैसे कि कृषि और इसके उत्पादन के लिए कोई साधन, ट्रैक्टर, ये सब हो गया। दूसरा है उद्योग और उन्मादन के द्वितीय साधक, जैसे कि मानवीय कारक, श्रम व आबादी। तीसरा है वित्त और विनिमय। चौथा है सार्वजनिक उपयोगिता, आवागमन और संचार। और पांचवा है सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और आवास। और देखिए छठवां क्या है, देखिए छठवां है शिक्षा, सामान्य और तकनीकी। और सातवां है नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो उत्तर देखिए प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं किसकी, धर्मनिरपेक्षीकरण की। देखिए नंबर 1 क्या है, यह क्या है, इहलौकिकता में लोगों का विश्वास बढ़ाता है और उनकी अलौकिक भावनाओं में कमी करता है। दूसरा है यह लोगों में प्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था को कम करता है। तीसरा है यह तर्कवाद, चिंतन, स्वतंत्रता एवं नए विचारों को बल प्रदान करता है। और चौथा है धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किया है। पांचवा है इसके कारण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों को स्वीकारने लगे हैं। अब देखिए छठवां क्या है, छठवां है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के कारण लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। सातवां है धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया समाज को परंपरागत व रूढ़िवादी विचारधारा को खंडन करती है। और आठवां है धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के कारण समाज में अंधविश्वास में कमी आई है तथा विवेकशीलता को प्रोत्साहन मिला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल और हित समूह का महत्व बताइए। तो यह क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। तो उत्तर देखिए इसका, देखिए भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल और हित समूह का विशेष महत्व है। राजनीतिक दल सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में
मुख्य भूमिका अदा करते हैं, यानी मुख्य भूमिका निभाते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते लोग प्रमुख हैं। एक राजनीतिक दल का निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की और उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कार्य करेंगे। जब किसी समूह को लगता है कि उनके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग दल बना लेता है या फिर ये दबाव समूह बना लेते हैं। जैसे कि राजनीति होता है, इसमें दो दल हैं। मान लीजिए एक कमल है और एक हाथी है। तो क्या हो रहा है, देखिए दो राजनीतिक दल होते हैं। अगर ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें दो लोग हो गए हैं, एक पार्टी में बहुत लोग रहते हैं। मान लीजिए कोई इसमें किसी से थोड़ी मोड़ मुटाव है, तो कोई अगर इनका बात नहीं मान रहा तो क्या करेंगे, ये अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, तो ये भी इसमें चुनाव करेंगे। तो ये तीन लोग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये होता है राजनीतिक। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के हित की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। तो यह क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। तो उत्तर देखिए, भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए, देखिए उत्तर, भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नवत हैं। नंबर 1 है पट्टेदारी समाप्ति तथा नियमन अधिनियम। देखिए इस कानून द्वारा बटाईदार व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। पश्चिम बंगाल तथा केरल जहां की साम्यवादी सरकारें थीं, वहां पट्टेदारों को जमीन पर अधिकार दिए गए। जो पट्टा जमीन होता है सबको दिया जाता है, वही वाला है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। तो देखिए जमींदार की स्थिति किसानों तथा राज्यों के मध्य बिचौलिए की थी। सरकार ने बड़े ही प्रभावशाली तथा गहन रूप से अधिनियम को पारित किया, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है विविध रूप से बंधुआ मजदूर की समाप्ति। देखिए गुजरात में हलपति, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी की प्रथा, कर्नाटक में जीता व्यवस्था को भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। चौथा है भूमि की चकबंदी। तो देखिए भूस्वामी किसानों को एक या दो भूमि का बड़ा आकार वाला भाग दिया जाना चाहिए। इसे स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य किसी भी रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तो ये है जिनके पास भूमि नहीं थे उनके लिए सरकारों ने ये कार्य किए थे, 4 कार्य। अब आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माल्थस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसे विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं। तो देखिए माल्थस ने सन 1798 में प्रकाशित अपने जनसंख्या विषयक निबंध एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में लिखा था, उन्हें निबंध लिखा था एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो जनसंख्या वृद्धि पर निबंध है। तो जनसंख्या की शक्ति द्वारा पृथ्वी द्वारा मनुष्य के भरण पोषण के लिए उत्पादन करने की उसकी शक्ति से इतनी अधिक होती है कि मानव प्रजाति को किसी न किसी रूप में असामयिक मृत्यु का सामना करना ही होगा, यानी उतनी पृथ्वी की उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी। आगे देखिए मनुष्य के दुर्गुणों ही जनसंख्या को घटाने के सक्रिय और समक्ष कारक होते हैं। वे विनाश की विशाल सेना में अग्रणी होते हैं और अक्सर यह भयंकर कार्य स्वयं ही संपन्न कर देते हैं। लेकिन यदि वे अपने इस विनाशकारी संग्राम में असफल हो जाते हैं तो फिर बीमारियां, महामारियां, घातक रोग और प्लेग आदि भयंकर रूप से उनका स्थान लेते हैं और हजारों लाखों लोगों को सफाया कर देती हैं। जैसे कि देखिए हर बीमारी के पीछे मनुष्य का ही हाथ है। जैसे कि कोरोना फैला था तो वो भी चीन में कुछ लोगों की गलती के कारण फैला था। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कह रहा है कि भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जनजातीय समाज में विवाह के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। नंबर 1 है परिवीक्षा विवाह। तो देखिए इसमें लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता के घर में रहकर उन्हें अपनी उपयुक्तता का परिचय देना होता है। जैसे कि असम की कुकु जनजाति, जो असम की कुकु जनजाति है
वहाँ पे क्या होता है, जो शादी किस प्रकार से होती है, जैसे कि जो लड़का है अपने ससुराल जाएगा, वहाँ पे कुछ दिन रहेगा, लड़की के माता पिता को दिखाएगा कि वह क्या कार्य कर सकता है, वह उनकी लड़की को कैसे खुश रख सकता है, उसको अपना उपयोग दिखाएगा वो। देखिए दूसरा सेवा विवाह, तो देखिए सेवा विवाह क्या है, कन्या का मूल्य अदा न कर पाने की स्थिति में लड़का कन्या के माता पिता के घर रहकर उनकी सेवा करता है, जैसे कि बेगा व बिरहोत जनजातियों में। देखिए बेगा व बिरहोर जनजातियों में क्या होता है, जो जब लड़के लड़की की शादी होती है तो क्या करते हैं, जो लड़का होता है जब वो कन्या का, जैसे कि कन्या के माता पिता को वहाँ पे पैसा देना पड़ता है शादी करने के लिए, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो क्या होगा, तो उसको माता उनके लड़की के माता पिता के घर में रहकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उस प्रकार से कर्ज चुकाना पड़ता है। दूसरा है क्रय विवाह, तो देखिए क्रय विवाह क्या है तीसरा, देखिए लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता को एक निश्चित धनराशि देनी होती है, जैसे कि ओराव, नागा, गारो, संथाल जनजाति में। देखिए जो ओराव, नागा और गारो, संथाल जनजाति, इसमें क्या होता है, लड़के को विवाह से पहले लड़की के माता पिता को पैसे देना पड़ता है, तब विवाह होती है। अब देखिए क्या है, चौथा नंबर क्या है, परीक्षा विवाह। तो देखिए परीक्षा विवाह विवाह क्या है, इच्छुक लड़कियों को अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा देना होता है, जैसे कि भील जनजाति में उसे क्या अपने अपने शक्ति का परीक्षा देकर ही उस लड़की की शादी करना पड़ता है। पांचवा है विनिमय विवाह, तो देखिए लड़के को अपने विवाह के साथ ही कन्या के भाई से अपनी बहन का विवाह करना होता है। इस तरह के विवाह का प्रचलन अधिकांश जनजातियों में, जैसे कि हरण विवाह, हठ विवाह और फिर क्या है, सह पलायन विवाह। तो ये विनिमय विवाह क्या होता है, जैसे कि कोई लड़का है किसी लड़की से शादी कर रहा है तो उस लड़के को भी अपनी बहन की शादी उसके भाई से करानी पड़ेगी, ये है विनिमय विवाह। अब अगला देखिए हमारा क्या है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। अथवा करके एक और दिया है, संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिस पर आपको 8 नंबर मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये विस्तृत प्रश्न है, इनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है जितने ही मॉडल पेपर में दिए हैं। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बंधित हैं। तो इसका भी उत्तर आपको लिखना है, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। अथवा करके दिया है, आधुनिक बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इन सबको आपको तैयार कर लेना है। आपको जैसे कि 28 में एक अथवा के और दिया, तो आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए या तो इसको, दोनों में आपको क्या होगा 8 नंबर मिलेगा, चाहे आप जो भी करेंगे। अगर आप दोनों करेंगे तो आपको समय की बर्बादी होगी, फिर भी आपको 8 ही नंबर मिलेगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया है, भारत की जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही को सॉल्व करना होगा, जिस पर आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप समय को बर्बाद करेंगे, आपको तब भी 8 ही नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से होगा क्लास 12 समाजशास्त्र का मॉडल पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।